तो हमने अभी तक जो जाना है इस चैप्टर में रिक्रिएशन है ना, रिक्रिएशन यानी कि मनोरंजन के बारे में ये चैप्टर है, जिसमें हमने थोड़ा जाना था कि रिक्रिएशन यानी मनोरंजन है क्या, है ना। तो हमने जाना कि रिक्रिएशन का मतलब है रिक्रिएशन, यानी कि हम अपने आप को रिक्रिएट करते हैं। उसके बाद रामपत जी ने हमें बताया कि कैसे हमारी जो थकान है, हमें रिक्रिएशन की यानी कि मनोरंजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, हमने जाना हमारी जो शरीर है वो थकता क्यों है, और अगर थकने का कारण उन्हें बहुत ही साइंटिफिकली हमें बताया कि किस तरह से हम निरंतर अपने मन से, हमारे विचारों के कारण हम, एक प्रेशर होता है, चाहे वो हमारे ऑफिस में हो, घर में, कहीं पर भी हो, और हम निरंतर वो कार्य अपने मन को भेजते हैं, उससे हमारे क्या होता है, मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है, और उसके वजह से वो रिलीज कॉन्ट्रैक्ट की वजह से थक जाती हैं, और उसमें एक केमिकल निकलता है जो अगर लगातार कार्य करने की वजह से वो इकट्ठा हो जाता है एक जगह में, और उसी की वजह से रूमेटिज्म आता है ना, अर्थराइटिस आता है। तो वो किस तरह से ये सारी चीजें हमने समझी। तो उन्होंने क्या बताया फिर हमें, रामपत जी ने, कि हमें ना ही बहुत ज्यादा कार्य करना है और बिल्कुल ना ही हमें लेजी होना है, ना ही हमें ऐसा समझना है कि अरे हम तो थक गए हैं, अब हमें कुछ मन नहीं है। तो हमें मध्य मार्ग अपनाने की उन्होंने बात बताई, और उन्होंने हमें ये भी बताया कि हमें बेस्ट करना है, हमें बहुत अच्छे से अच्छे अपने कार्य को पूरे अच्छे सच्चे मन से प्रयास करना है, लेकिन हमें अपने सबसे अच्छे से अधिक यानी कि बेटर देन द बेस्ट प्रयास नहीं करना चाहिए, है ना। जब हम ऐसा कर देते हैं तब हम एक कंपटीशन में आ जाते हैं, और कंपटीशन की वजह से हम अपने मन के वजह को ज्यादा कार्य देते हैं, और मन क्या करता है, हमारा थकने लगता है वो, क्योंकि हमारी मसल्स थकने लगती हैं, क्योंकि मन से वो सारा नर्व्स में जाता है, और नर्व से मसल में जाता है वही संकेत, और वो बार बार कार्य करने की वजह से बहुत ज्यादा बॉडी थक जाती है, और इसीलिए हमें लगता है कि अच्छा मनोरंजन की आवश्यकता है। अभी आप जब हम लोग देखते हैं मास्टर्स की, जब हम ध्यान में आ गए हैं ना, क्योंकि हम ध्यान कर लेते हैं बीच बीच में, अगर आप देखेंगे जो भी मास्टर्स हैं यहाँ पर, अगर उन्होंने कभी ख्याल किया होगा कि अगर उन्होंने नॉर्मल टाइम जो आपका बंधा हुआ है ध्यान करने का, उसके अलावा भी अगर आपको 5 मिनट 10 मिनट का टाइम मिलता है और आप ध्यान कर लेते हैं, तो आप रिलैक्स हो जाते हैं, आपकी मसल्स भी रिलैक्स हो जाती हैं, आपको अच्छा लगने लगता है। आपको बाहर का कोई मनोरंजन करने की आवश्यकता नहीं होती है, कोई टीवी देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, किसी से चिट चैट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, कहीं घूमने उमने बहुत होता है कि हाँ फैमिली टाइम है तब हम जाते हैं, लेकिन रोज रोज हमें कुछ भी नहीं है कि मार्केट में हम पहले चलो यही कहीं कुछ कर लाएं, कुछ मतलब फालतू वाले काम कर रहे हैं। तो अब हमें वैसा वाला मनोरंजन का जरूरत नहीं पड़ती है, हमें वैसे अपने आप को रिक्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ती है रिक्रिएशन के द्वारा। तो वही यहाँ पे रामपाल जी ने हमें अभी तक बताया कि किस तरह से हम अपने आप को मध्य मार्ग में रखें, हमेशा अच्छा करें, लेकिन कंपटीशन में अच्छे से अच्छा, मतलब बेटर देन द बेस्ट हम करेंगे, तो हम बहुत ज्यादा निर्णय नहीं कर पाएंगे, हम बहुत थोड़े समय के बाद हम जल्दी जल्दी थकने लगेंगे, और जल्दी जल्दी थकने के बाद जो हम काम, बहुत लोग बोलते हैं आजकल के ऑफिस में देखते हैं हम जो काम कर रहे हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि अरे हम 40 साल के बाद ही अब हमसे आ गया, 35 के बाद ही अब हमसे काम नहीं हो रहा है, जबकि पहले देखते थे कि जो लोग आराम आराम से काम, ज्यादा कंपटीशन में नहीं फंसते थे, जो डेली का काम है वो अच्छे से किया और आ जाते थे, तो बहुत समय तक इवन रिटायरमेंट के बाद भी उनको काम करने का मन होता था। लेकिन आजकल हम देखते हैं क्योंकि वो एक कंपटीशन है, बेटर देन द बेस्ट करना है, हर कोई वो रेस में लगा हुआ है, तो क्या होता है कि वो थक जाते हैं, जल्दी थक जाते हैं, और फिर गति भी धीमी हो जाती है, और काम करने का मन भी हमारा कम होने लगता है। तो हमें उन सारी चीजों में नहीं पड़ना है, रामबा जी हमें बहुत सुंदर तरह से हमें उन्होंने बताया। तो आगे हम समझेंगे अब। तो उन्होंने हमें आगे बता रहे हैं कि किस तरह से अब उन्होंने ये तो बता दिया कि अच्छा मध्य मार्ग का अर्थ है संवेदनशील मार्ग को अपनाना, किसी विशिष्ट कार्य को पूरा करने के लिए ठीक उतना ही परिश्रम करना जितना कि आवश्यक है, परंतु अत्यधिक काम करने के कारण आपके अपने जीवन और आपकी ऊर्जा को तोड़ने वाला नहीं होना चाहिए। वो कोई भी काम ऐसा नहीं है कि जो आपके जीवन को ही तोड़ डाले, है ना, लगे कि क्या जीवन है, हम तो इसीलिए आए हैं लग रहा है, और ना ही आपके
काम को करने की इच्छा को जड़ से उठा करके फेंक दे, आपकी एनर्जी को ही खत्म कर दे, ऐसा कुछ भी हमें नहीं करना है। कहते बहुत सारे लोग सोचते हैं कि उन्हें काम करना और सिर्फ काम करने के लिए वो पैदा हुए हैं धरती पे और कुछ नहीं। बस वो इतने ज़्यादा वर्कहॉलिक होते हैं कि उनको और कुछ सुनते ही नहीं है। परिवार में भी वो 1-2 मिनट भी किसी की बात करने के लिए भी वो उनको इरिटेशन होता है क्योंकि उनका दिमाग सिर्फ काम में पड़ा होता है। तो कहते हैं कि और किसी लक्ष्य को पाने के लिए वे जितना कड़ा परिश्रम करते हैं, उतना ही लाभ मिलता है। इस मामले से आगे कुछ नहीं होगा। किसी को हमेशा हम इसे अक्सर नहीं दोहरा सकते कि उतना ही परिश्रम करना चाहिए, जो हाथ में लिए गए कार्य को करने के लिए पर्याप्त हो। है ना? बस जितना हम कर सकते हैं ना, उसको करना है, उस पे ही फ़ोकस करना है। फिर जब हमें अगर हमने खत्म कर लिया तब हमें थोड़ा-सा और ले लेना है, फिर लगे तो थोड़ा-सा और। लेकिन अपने को हमें पूरी तरह से अगर हम पहले से ही कहते हैं ना खा थाली में भी हमें उतना भोजन लेना चाहिए जितना हम खा सकें। फिर उसके बाद हमें और चाहिए तब हमें परोसना चाहिए, अपना लेना चाहिए। नहीं तो हमें पहले जितना फिनिश कर सकते हैं उतना लेना चाहिए। ऐसे ही कहते हैं कि जितनी चादर है उतने ही पैर फैलाने चाहिए। कितनी सारी तरह से हमें बताई गई हैं ये बातें मास्टर्स, तो हमें इनको समझना है। तो अब यहाँ पर से रामपत जी वापस से हमें लेकर के आ रहे हैं कि अच्छा मनोरंजन क्या है? हम चलो अभी तक तो वो समझा रहे थे कि अच्छा मनोरंजन ये क्यों चाहिए होता है। अब वो वापस से हमें मनोरंजन की तरफ ला रहे हैं। कह रहे हैं मनोरंजन जैसा कि हम कह चुके हैं, पुनर्निर्माण है, रिक्रिएशन है। यदि हम अपने आप को थका लेते हैं तो इसका अर्थ है कि केवल कुछ निश्चित मांसपेशियाँ शरीर से के निश्चित छेद तक थक गए हैं। तो हमारा कई बार होते पैर थक गए हैं, है ना? किसी को लगता है कि कोई बॉडी पीठ दर्द हो रही है, किसी को कंधे थक हो रहे हैं, किसी को ऊपर के हाथ के जो पिंडलियाँ हैं, वो दर्द हो रही हैं। तो इस तरह से कई बार लगता है कि अच्छा कहाँ-कहाँ निश्चित जो जगह है, वहाँ पे वो क्षेत्र थक गए हैं बहुत ज़्यादा। किसी का दिमाग थक गया होता है, तो बहुत लगता है कि अरे कुछ घुस ही नहीं रहा है, बिल्कुल याद ही नहीं आ रहा है क्या अभी कुछ कहना चाह रहे हैं पर याद ही नहीं आ रहा है। कई बार लगता है कि सर में दर्द हो रहा है, भारीपन है, तो वो क्या है क्योंकि वो जगह ओवरलोड हो गई है काम से। तो इसीलिए वो कहते हैं यदि अगर हम ये कर लें कि हाँ, हमें ये समझ लें कि हमें कितना कार्य लेना है, तब हम उस तरह से नहीं थकेंगे जैसा कि अभी हमें कई बार लगता है। तो हाँ, फिर आगे वो बता रहे हैं इसीलिए मनोरंजन में आप अपने आप का और अपनी क्षमताओं का पुनर्निर्माण करते हैं। मनोरंजन से ही बार-बार हम इस तरह से अपना पुनर्निर्माण करने की आवश्यकता हमें इसीलिए पड़ती है क्योंकि हम सरप्लस काम करते हैं, अधिक विद्युत हम यूज़ करते हैं अपने अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी हम लगा रहे हैं। तो वो क्या होता है कि वो खत्म होने लगती है जैसे कि पहले हमने पिछले सेशन में जाना था कि कैसे फ्यूज़ उड़ जाता है अगर ओवरलोड हो जाता है कहीं पर के कहीं पे भी आप देख रहे हैं आपने इलेक्ट्रॉनिक्स ज़्यादा यूज़ कर लिए तो फ्यूज़ उड़ जाता है कई बार घरों में। तो उसी तरह से हमारे अंदर के भी फ्यूज़ धीरे-धीरे उड़ने लगते हैं, नहीं तो काले तो पड़ ही जाते हैं वहाँ पर, है ना? तो इस तरह से उन्होंने हमें समझाने की कोशिश की है कि कैसे हमें बॉडी को अपने ओवरलोड नहीं करना है किसी भी काम से। तो आगे वो बोलते हैं, "क्या आप अपने प्रभामंडल को देखने का प्रयास में कठोर परिश्रम करते हैं?" तो अभी उन्होंने पिछले चैप्टर में हमने जाना कि कैसे हम अपने ऑरा को देखने का प्रयास करना चाहिए, है ना? हमें कैसे एस्ट्रल ट्रैवल करने का प्रयास करना चाहिए। तो वो कहते हैं, "क्या आप उसमें भी कठोर परिश्रम करते हैं अगर आप प्रभामंडल को देखने का प्रयास में भी? अपनी एथरिक बॉडी को देखने का आप क्या कठोर परिश्रम करते हैं?" पूछ रहे हैं उनसे, शायद आप अत्यधिक परिश्रम करते हैं। तो अगर कई लोग क्या कहते हैं, "अरे! मुझे तो करना ही है, मुझे अरे दिख नहीं रहा है, परेशान हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, दिख ही नहीं रहा है अभी।" उनको टेंशन होने लग गई, "अरे! मुझे तो दिख नहीं रहा है।" पर दूसरे को तो दिखने लगा है, किसी फ्रेंड से बात करिए, "हाँ, मुझे थोड़ा दिख रहा है, मुझे अपनी एथरिक बॉडी दिख रही है या मुझे किसी और की एथरिक बॉडी दिख रही है।" तो हम अत्यधिक परिश्रम करते हैं ना। यदि आपको सफलता जो आप चाहते हैं नहीं मिली, तो दिल ना तोड़ें। निराश ना हों, इसमें समय लगता है। तो हर चीज़ में जब हम प्रयास करते हैं ना, तो थोड़ा समय लगता है। पहली बार जब हम करते हैं, दूसरी बार करते हैं, तो थोड़ा-थोड़ा हमें अंदाज़ा आने लगता है, उसके बारे में जानने लगते हैं। फिर जब आप उसको छोड़ देते हैं, तब आप उसको एनालाइज़ करते हैं, अच्छा मैंने ऐसा किया था, तब आपको एकदम से आता है, अच्छा ये चीज़ थोड़ी-सी मेरी गलत हो गई। लेकिन आप लगातार करते रहेंगे, आपको समय ही नहीं उसके बारे में सोचने का कि आपने करा क्या। आप बस करते जा रहे हैं। तो इसी तरह वो कह रहे हैं कि दिल ना तोड़े, निराश ना हो, इसमें समय लगता है और बहुत कुछ हद तक धैर्य और आस्था धैर्य और आस्था दोनों है, परसिवियरेंस भी रहनी है हमारे अंदर और हमारा फेथ भी होना है और हमें
निरंतर प्रयास करना है, परंतु ये किया जा सकता है, हमें विश्वास करना है उसके ऊपर, आस्था रखनी है कि यस, ये होता है और ये अगर होता है तो मैं भी सीख लूँगा। लेकिन ठीक है, किसी को 1 महीना लगता है, किसी को हो सकता है 2-3 दिन में लग जाए, किसी को कई साल लग जाते हैं ऐसा करने में। तो हर एक व्यक्ति इंडिविजुअल है, हम सब अलग-अलग हैं। हम कोई एक जल्दी देख सीखता है, तो कोई दूसरा दूसरी चीज़ जल्दी सीखता है। इतना हमें करना है कि बस हमें प्रयास करना है, ओवरलोड नहीं करना है। आप कुछ जो आपने पहले नहीं किया, करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना? जो हमने करा ही नहीं पहले, आज से पहले हमने उसके बारे में जाना भी नहीं था, जब तक हमने जब ध्यान में आए तब हम धीरे-धीरे जान रहे हैं ये सारी चीज़ें। तो जब आपने जाना है तो आप कोशिश करना शुरू करें। इसी से जो बता रहे हैं, चाहे वो डॉक्टर है या वकील है, महान कोई कलाकार है, रातों-रात ओवरनाइट बनने की कोशिश करेगा कि हाँ, मैं तो महान बन जाऊँगा, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। इसकी हमें उम्मीद ही नहीं करनी चाहिए कि अरे! हमारा कोई बच्चा है या हम हैं, रातों-रात डॉक्टर बन जाएँगे, रातों-रात एक बहुत प्रवीण वकील बन जाएँगे। नहीं, उसमें एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। एक्सपीरियंस कैसे आता है? धीरे-धीरे हम जब करना शुरू करते हैं, छोटी-छोटी बातें समझना शुरू करते हैं, चाहे और कोई भी कला है, तो उसको धीरे-धीरे करते-करते हम सीखते-सीखते प्रवीण बनते हैं, उसको कुशल बनते हैं उसके लिए, है ना? तो इसीलिए वो कहते हैं कि हमें उतनी रखनी चाहिए अपने आप से भी कि हाँ, मैं प्रयत्न कर रहा हूँ, एक दिन मैं भी इसमें दक्ष बन जाऊँगा, कुशल बन जाऊँगा। तो कहते हैं कि तो आपको स्कूल और उसके बाद हाई स्कूल कितने सारा काम करना पड़ता है। पहले स्कूल में अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ती है, फिर हाई स्कूल, फिर उसके बाद विश्वविद्यालय। ऐसे करते-करते बहुत समय लग जाता है, किसी को भी डॉक्टर बनने में, किसी को भी वकील बनने में। कई साल की मेहनत होती है, ये एक दिन की मेहनत नहीं होती और ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जिसमें बहुत डट के काम करना पड़ता है और लगन से काम करना पड़ता है, फेथ रखना पड़ता है कि हाँ, मैं आज नहीं तो कल इसमें बहुत दक्षता हासिल कर लूँगा या और मैं सफल होऊँगा। तो इसी तरह से हमें भी वो कहते हैं कि हमें भी अपनी एथनिक बॉडी देखनी हो या हमें ऑरा मंडल देखना है अपना प्रभा मंडल, तो हमें भी फेथ रखना है, पर हमें ओवरलोड नहीं करना अपने आप को। हमें ओवरलोड कर लेंगे तो हम छोड़ देंगे एक दिन, क्योंकि अब हम थक जाएँगे। तो इसीलिए वो कहते हैं कि प्रतिदिन कई-कई घंटे और शायद हर रात को भी कई-कई घंटा क्या एक डॉक्टर, एक वकील, एक शेयर का दलाल हो, इस तरह पूरा कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। आपको रातों-रात परिणाम प्राप्त नहीं हो सकते हैं। तो वो इसी दृष्टिकोण का हमें बिल्कुल समर्थन हम नहीं करते कि हाँ, किस तरह से लोग लगातार काम करते रहें, बिल्कुल बुकवर्म बन करके काम करते रहें, उठे ही नहीं, किसी भी तरह का उनको साँस लेने की भी फुर्सत नहीं है, बस उनको चिपक करके कार्य करना है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए क्योंकि फिर वो इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, वो कहते हैं। फिर उसमें उन लोग का मन बिल्कुल नहीं लगता। तो इसी तरह से हमें क्या करना है, हमें करते रहना है, प्रयत्न करते रहना है, विश्वास करना है कि ये होता है और हम भी कर सकते हैं। तो इसी तरह से वो कहते हैं कि हम इस दृष्टिकोण का कोई समर्थन नहीं करते, हम विश्वास करते हैं कि यदि कोई व्यक्ति अति इंद्रिय ज्ञान से देखने के लिए तैयार है, तो वह अति इंद्रिय ज्ञान से देख लेगा। परंतु हम इस विचार का समर्थन करते हैं कि कोई भी परिणामों को रातों-रात प्राप्त नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको जिसे आप पाने जा रहे हैं, उसका परिश्रम करना पड़ेगा और अभ्यास भी करना पड़ेगा और विश्वास भी करना पड़ेगा। तो हमें परिश्रम करना है, हमें विश्वास करना है और हमें प्रैक्टिस करनी है। जब हम 3 चीज़ें करते रहेंगे, तो हम उसको कभी ना कभी हम ज़रूर पालेंगे। लेकिन सबसे ज़रूरी है विश्वास कि ये काम करता है। जब हम विश्वास करेंगे, तो हम परिश्रम करेंगे। फिर हम परिश्रम करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि हाँ, क्या है और हम उसको निरंतर अभ्यास में लाएँगे, तो हम धीरे-धीरे सीखते चलेंगे कोई भी काम। जैसे कि हम ध्यान सीखे, ध्यान में हम कहते हैं पहले ही दिन से कहते हैं क्या, श्वासों को देखना है, श्वासों को देखना है। कई लोग तो अभी भी श्वासों को देखना भूल जाते हैं, बैठे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या श्वासों को देखा था? हो सकता है कि 1 घंटा बैठे थे तो 10 मिनट ही श्वासों को देखा होगा या देखा ही नहीं होगा श्वासों को। ऐसे ही बैठे रहे, बस रिलैक्स हो गए तो बहुत अच्छा लगा। लेकिन श्वासों को देखना आसान नहीं होता है, हमें श्वासों को देखने की हमें प्रैक्टिस करनी होती है। जब भी समय लगे, 5 मिनट का समय है तो श्वासों को देखना है। कैसी श्वासें हैं? आ रही हैं, जा रही हैं, हमें देखना है उसको। लेकिन हम सिर्फ बैठ जाएँगे आँखें बंद कर, हाथ बंद करके, पैर को लॉक लगा करके और हम रिलैक्स हो जा रहे हैं, तो वो रिलैक्स ही होंगे, तब हम आगे नहीं बढ़ पाएँगे। तो उसी तरह से हर चीज़ है मास्टर्स की हमें
प्रयास करना है, हमें विश्वास रखना है और जो जैसा सिखाया है उसको हमें प्रयत्न करना है, उसको प्रैक्टिस करना है। तो वो कहते हैं आगे कहते हैं कि इस तरह से हम धैर्य रखें क्योंकि प्रभामंडल को निश्चित रूप से देखा जा सकता है और यदि आप धैर्य और विश्वास रखेंगे तो निश्चित रूप से देखा जाएगा। आप ज़रूर ये विश्वास करें कि आप भी एक ना एक दिन ज़रूर देख पाएँगे अपने प्रभामंडल को, दूसरों के प्रभामंडल को, अपनी एथरिक बॉडी को, दूसरे की एथरिक बॉडी को आप ज़रूर से देख पाएँगे। तो वहाँ पर एक यहाँ पे बता रहे हैं एक ऑस्ट्रेलिया में एक नौजवान एक लड़की है, यंग लड़की है वहाँ पर जिसके पास अंतर्दृष्टि है ना? तो वो देख सकती है कि उसके पास अति इंद्रिय ज्ञान है उसके पास और उ उसका हाँ, उसके पास उसके लिए उसकी शक्तियाँ हैं, तो उसे अपनी क्षमताओं को छिपा कर रखना पड़ा। वो उसके पास ये शक्ति थी कि वो देख पा रही है कि उसको सब कुछ दिख रहा है ना? उसकी थर्ड आई ओपन है, लेकिन उसको ये अपने पास छुपा के रखना पड़ा कि उस वो जानती है ये सारे क्योंकि उसके रिश्तेदार सोचते थे कि उसके पास बारे में कुछ ख़ास यदि वो कहती है तो और वो जानती है कि वो की अवस्था के बारे में चर्चा कर सकती है। उसको ना छुपा के रख क्योंकि दूसरे लोग उसको सोचते थे कि हाँ, इसको तो ये सारी चीज़ें पता है ना? तो ये ज लड़की एक टोरंटो कनाडा में एक और दूसरी है महिला, जो कुछ हफ्तों में के समय में एथरिक को देख सकती थी। तो उसने प्रयत्न किया, विश्वास के साथ प्रयत्न किया, डेली थोड़ा-थोड़ा समय निकाल के प्रयत्न किया, तो कुछ ही हफ्तों में वो एथरिक बॉडी को देखना सीख गई थी। वो एथरिक शक्ति को उँगलियों के सिरों से निकाल कर के बहते देख सकती थी। तो वो कैसे देख सकते हैं कि कैसे उन उँगलियों से जो एथरिक एनर्जी है वो निकल रही है। वो ये सारी चीज़ें देख पाती थी और कुछ ही हफ्तों में वो सीख गई थी और वो सिर के ऊपर हिलते हुए कमल के फूल को भी देख सकती थी। हम कहते हैं ना सहसार, वो उसको भी देख पाती थी। उसकी उन्नति काफ़ी उलग उसने ना बहुत जल्दी उसमें अपनी जो अपनी आध्यात्मिकता में उसने काफ़ी उन्नति तेज़ी से करी थी। वो एथरिक को लगभग अपनी पूर्णता में देख सकती थी और जब वो प्रभामंडल को भी देखना प्रारंभ कर रही थी, तो जब वो एथरिक को देखना उसने सीख लिया, फिर धीरे-धीरे वो ऑरा को देखना सीखना शुरू करी। और वो जब प्रारंभ ही कर रही थी, शुरू ही कर रही थी, तो वहाँ सौभाग्यशालियों में से वो एक है, जो प्राकृतिक आत्माओं को और फूलों को, प्रभामंडल को भी देख सकती थी। तो वो ना नेचर स्पिरिट्स होती थी, उनको भी वो देख पाती थी। नेचर स्पिरिट्स मास्टर्स कौन होते हैं? जैसे झरनों के वहाँ पे आपको कोई दिखेगा, पानी के वहाँ पे या प्रकृति में, पेड़ों में। कभी-कभी हमें लगता है ना, अरे! वहाँ कोई खड़ा है। कभी हमें ऐसा दिखता है, अच्छा वो तो एक कोई हमने देखा, पानी के पास कोई आकृति दिखी है हमें। जंगल के वहाँ पे अगर आपने पेड़-पौधों के बीच में देखा कोई आकृति दिखी, ऊपर आसमान में कोई आकृति दिखी है आपको, है ना? तो कभी-कभी क्या होता है कि वहाँ पे नेचर स्पिरिट्स होते हैं, हमें दिखते हैं और हम फिर उस पे ध्यान नहीं देते, हम सोचते हैं अरे! हमें ऐसे ही दिखा, कुछ तो सत्य नहीं है, ये मेरा ऐसे ही वहम होगा। लेकिन नेचर स्पिरिट्स होते हैं। तो वो जो लड़की थी वो बहुत सौभाग्यशालियों में से एक थी जो नेचर स्पिरिट्स को यानी कि प्राकृतिक आत्मा को और फूलों के प्रभामंडल को भी देख सकती थी, फूलों के भी ऑरा को देख सकती थी वो, है ना? एक कलाकार के रूप में वो फूलों का और उनके आस-पास के प्रभामंडल के साथ-साथ चित्रण करने में भी सफल हो गई थी। तो वो फूलों के ऑरा को देख कर के ना उनको पेंट भी करना शुरू कर दिया था कि कैसे हर एक फूल का अपना ऑरा है। तो कैसे फूलों का अलग-अलग फूलों का अलग-अलग ऑरा वो देख कर के उनका वो चित्रण कर पाती थी। तो ये जो लड़की थी वो टोरंटो की में है, उसकी बात कर रहे हैं। तो कहते हैं कि आपको ये देखने दिखाने के लिए कि आंतरिक शक्तियाँ किसी स्थान विशेष तक सीमित नहीं है। कहीं पे भी ऐसा नहीं कि वो जो ऑस्ट्रेलिया में है तभी उसको दिख रहा है या वो कनाडा में है तभी उसको दिख रहा है या कोई एक स्थान में है यानी कि जहाँ पे वाटरफॉल है वहीं पे ही ऐसा कुछ उसको दिखेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आंतरिक शक्तियाँ जो है हमारी थर्ड आई है, जो हमारी इंटरनल शक्तियाँ हैं, वो कहीं पर भी ऐसा सीमित नहीं है, उसको स्थान से के उससे नहीं है, वो सारे पूरे विश्व के लिए एक है, किसी एक के लिए नहीं है वो, हर एक के लिए समान है। बस उन्होंने प्रयास किया इसलिए वो देख रहे हैं, उन्होंने विश्वास किया इसलिए वो देख रहे हैं, है ना? तो वो कहते हैं कि ये सार्वभौमिक है, सब जगह है। यह युगोस्लाविया की से एक अत्यंत प्रखर महिला अब वो थर्ड एक तीसरी महिला के बारे में बता रहे हैं जो युगोस्लाविया में महिला के पत्र का उल्लेख है। वहाँ पर एक वो प्रखर महिला के पत्र का वो बता रहे हैं। इसमें इस महिला ने लिखा है, उसने एक लेटर लिखा है जो ये महिला है युगोस्लाविया की।
उसने एक पत्र में ये लिख कर के बताया कि उसके अनुभवों से कुछ चीज़ों के वो कहते हैं कि उसने जो लिखा है, उस लेटर में जो लिखा है, तो रामपाल जी को लगा कि यहाँ पे उसको जोड़ना अ, सही होगा, इस चैप्टर में बताना उनके बारे में ज़रूरी है, इसलिए वो बताते हैं। तो वो यहाँ बता रहे हैं कि क्या-क्या वहाँ पर उन्होंने लिखा है। तो कहते हैं कि जैसे कि उसमें उसने हमको उसकी आज्ञा देते हुए उन्होंने अनुमति ली कि मैं यहाँ अपनी बुक में इसको बताना चाहता हूँ, जो भी तुमने बताया है। तो वो कहती है कि हाँ, उसे बड़ी खुशी हुई कि हाँ, ठीक है। और थोड़ा-सा उसने, क्योंकि उसका लैंग्वेज फ़र्क थी, तो उसने इंग्लिश में थोड़ा-सा उसको बदल के बताया। तो उसने वहाँ उस पत्र में लिखा है कि दुनिया के दूसरे भागों में स्थित सबसे प्रिय मित्रों में हम वास्तव में ऐसे समय में रहते हैं जो हमसे दिन-प्रतिदिन पूछता है, होना है या नहीं होना है। तो हम जब अब ऐसी दुनिया में आ गए, मतलब इतना बदल चुका है अब, जो 300-400 साल पहले का समय था और अब में बहुत फ़र्क आ गया है। पिछले 200 वर्ष में 100 वर्ष में ही बहुत फ़र्क आ गया है। तो कहते हैं कि अब हम ऐसे समय में रहते हैं, हमसे दिन-प्रतिदिन पूछता है कि होना है या नहीं है, यानी कि बिल्ली की तरह चूहे के पीछे बैठ जाने का समय समाप्त हो चुका है। तो बिल्ली जैसे है ना कि हाँ, चूहे के पीछे बैठ जाएगी, है ना? ऐसा हम जानते हैं, हम ऐसा विश्वास करते हैं। तो कहते हैं जीवन वैसा नहीं है, जैसे शाश्वतता हमारे सामने है या नहीं, ये प्रश्न प्रस्तुत करती है। तो शाश्वत क्या है कि हम हमेशा है कि नहीं है ना? ऐसा प्रश्न हम पूछते हैं कि अच्छा, हम भी हमेशा के लिए रहेंगे क्या? हम हमेशा हैं क्या? हाँ या ना से हमारा यह तात्पर्य है कि हमारा आशय है, क्या हम अपनी आत्मा को भूखा मार डालेंगे? तो हमारी आत्मा क्या है? वो भूखी है। किस बात की भूखी है? अनुभव पाने की भूखी है, सीखने की भूखी है। हमारी आत्मा इतनी भूखी है सीखने की, इसीलिए हम धरती पे आए हैं, क्योंकि धरती स्कूल है यहाँ सीखने का। तो कहते हैं कि यहाँ पर हमेशा हाँ या ना आता है, सीखना है या नहीं सीखना है, हाँ या ना। हमेशा कोई सिचुएशन आती है हमारे जीवन में, तो वो हमारी से पूछा जाता है। हम अपने आप से, हमारा अंतर्मन, है ना? हमसे पूछता है हमारा कि सीखना है, हाँ या ना? तो हमारा यहाँ पे क्या है, आत्मा को भूखा मार डालना चाहते हैं हम, या हम उसको कुछ फीड करना चाहते हैं, हम उसको उसको तृप्त करना चाहते हैं। आत्मा कैसे तृप्त होगी? जब वो कुछ सीखेगी, जब उसको अनुभव आएँगे, जब वो आगे बढ़ेगी। तो वो कहते हैं और अपने शरीर को बीमार करेंगे या आत्मा का पोषण करेंगे। तो अगर हम आत्मा को अगर पोषण नहीं करते हैं, हम उसको अनुभव नहीं देते हैं, तो क्या होगा? वो बीमार होने लगेगी। बीमार होने ही देंगे हम उसको। हम उससे बाहर नहीं निकलेंगे, क्योंकि हमने करना ही नहीं है वो, हमने उसको सिखाना ही नहीं है कि हमारे अंदर सारी शक्तियाँ हैं। तो इसीलिए क्या वो बता रहे हैं कि अपने शरीर को बीमार करेंगे या आत्मा का पोषण करेंगे। ये सब हम हाँ या ना में निरंतर अपने को हम सवाल-जवाब करते रहते हैं अपने आप से। हमारा अंतर्मन हमसे ये सवाल-जवाब करता रहता है। और अपने शरीर को स्वस्थ, सुंदर और सामंजस्य में बनाकर रखना भी हमारे हाथों में है कि हाँ, हम कहेंगे हाँ, हम तो अपने शरीर का, हम अपनी आत्मा का पोषण करेंगे, हम उसको नया अनुभव देंगे, आगे अपनी शक्तियों का अनुभव देंगे, तब क्या होगा? हमारा शरीर सुंदर होगा, स्वस्थ होगा और सामंजस्य में आ जाएगा, एकत्व में आ जाएगा, है ना? मैं हमेशा, वो कहते हैं आत्मा कुछ ऐसी चीज़ जिसे हम देख नहीं सकते। आत्मा क्या है? हम सिर्फ़ जानते हैं आत्मा, हम में से कोई भी अपनी आत्मा को ऐसे थोड़ी देख लेता है। बस हम जानते हैं कि अच्छा, आत्मा नाम की कोई चीज़ है ना? हम सब आत्मा हैं, हमने सुना है और हम मान रहे हैं, विश्वास करते हैं उसे। जिसे कोई शल्य चिकित्सक काट कर बाहर नहीं निकाल सकता। अगर कोई कहे कि हाँ, कोई सर्जरी करने वाला डॉक्टर है, तो वो सर्जन है, हमारी आत्मा को बाहर निकाल कर के हमें दिखा दो, तस्वीर में रख दो, एक प्लेट में रख के हमें दिखा दो कि हमारी आत्मा है कि नहीं, तो कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो वो यहाँ बता रहे हैं कि चाहे आप आत्मा के अस्तित्व में विश्वास करें अथवा नहीं, आत्मा यहाँ है। तो आप चाहे विश्वास करें ना करें, पर आत्मा है। ये प्रूवन है, ये इसको वेरीफाई कर दिया है, प्रूव कर दिया है। बहुत लोगों ने बहुत रिसर्च की है जिन्होंने इस फील्ड में, उन्होंने प्रूव कर दिया कि आत्मा होती है ना? कृपया आप उनके पास समय एक क्षण निकालने के लिए है, वो कहते हैं। तो कहते हैं सिनेमा की तरफ, यानी कि मूवी सिनेमा थिएटर की तरफ ना जाएँ, और ना ही फुटबॉल के मैच की तरफ, और ना ही बाज़ार की तरफ, ना ही मोटर कार की तरफ।
बस क्षण भर के लिए सुने क्योंकि वास्तव में ये अति महत्वपूर्ण मामला है। तो कहते हैं कि अब आप लोग पूरी एकाग्रता से सुने, है ना? क्या सुनने के लिए वो बता रहे हैं? कहते हैं कि हमें कहीं भी नहीं जाना है हमें, है ना? तो हमें वो जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वो बताने जा रहे हैं। वो कहते हैं कि अपनी पृथ्वी के पश्चिमी भाग में, है ना? वेस्टर्न कंट्रीज़ में हमारे पास बहुत अधिक लोग नहीं हैं। जो इस तथाकथित अदृश्य लोक को देख सके। तो वेस्टर्न जो हम यहाँ पे जो भारत में है ना, बहुत ज़्यादा हमने कुछ पुण्य किए होंगे कि हमने भारत में जन्म लिया है, कि भारत में बहुत कुछ ऐसा है ना? कि जो हम यहाँ सीखते हुए आगे जा रहे हैं। लेकिन कहते हैं पश्चिमी भाग में बहुत अधिक लोग हैं नहीं है जो इस तथाकथित अदृश्य लोक को देख सकें, जो लोगों के प्रभामंडलों को जिसका अर्थ है छाया अथवा प्रकाश को देख सकते हैं। प्रभामंडल यानी ऑरा को क्या है? एक छाया है ना? एक छवि है और प्रकाश है, प्रभामंडल एक प्रकाश होता है, एक ऑरा हम क्या कह रहे हैं? अलग-अलग तरह कलर का एक प्रकाश है ना? तो वही ऑरा होता है। तो हम ऐसे बहुत सारे लोग नहीं हैं जो ये चीज़ें अनुभव कर पाते हैं अभी। ना ही प्रभामंडल को बहुत लोग नहीं जानते हैं, बहुत कम होंगे, कुछ परसेंट होगी 0.2.5 लोग होंगे जो इन सबको करके देख पाते हैं। यदि वहाँ कोई प्रकाश अथवा शरीर के आस-पास और विशेष रूप से किसी आदमी के सिर के पास पृथ्वी से बहुत बंधी हुई आत्मा है, तो कहते हैं कई बार क्या होता है कि यदि यहाँ जो प्रकाश है अथवा शरीर के आस-पास है, जब हमारा प्रकाश यानी प्रभामंडल और विशेष रूप से किसी आदमी के सिर के आस-पास है, तो वो पृथ्वी से बंधी हुई आत्मा है। यानी कि उसका मन बहुत ज़्यादा पृथ्वी पे लगा हुआ है, वो अपने जुड़ी हुई है पृथ्वी की यानी कि अपने जो भौतिक चीज़ें हैं, उनसे जुड़ी हुई आत्मा है। तो उनका प्रकाश बहुत ही ज़्यादा शरीर से जुड़ा होता है, फैला हुआ नहीं होता है। जितना फैला होगा, वो व्यक्ति उतना ही सरल है, उतना ही आनंद में है ना? तो जो इस तरह से अपने को बाँध के रखते हैं, तो उनका जो ऑरा होता है, वो भी बहुत ही ज़्यादा सीमित होता है। आत्मा शाश्वत है। हमेशा के लिए हमारा विकृत ना होने वाला अंश, ये हमारा उच्चतर शरीर है और इसे बिना हमारा अस्तित्व नहीं हो सकता। हमारा अस्तित्व ही नहीं है हमारी आत्मा के बिना। आत्मा है अब जैसे ऐसे जाना हमने कि अगर शरीर में से जब आत्मा निकल जाती है, शरीर का कोई मतलब होता है? उसको उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है क्योंकि अब शरीर बेकार हो गया, उसमें से आत्मा निकल गई। तो आत्मा की वजह से ही हमारा अस्तित्व है। हमें ये बहुत सुंदरता से समझना है कि आत्मा है, तो हमारा अस्तित्व है। अगर आत्मा नहीं है, तो हमारा कोई भी अस्तित्व नहीं है। इसीलिए आत्मा शाश्वत है, हमेशा है, हमेशा थी, है और हमेशा ही रहेगी, है ना? मुझे अपने प्रारंभिक दिनों में से प्रभामंडलों को देखने का उपहार मिला हुआ है। तो ये जो लेडी हैं वो बता रही हैं अपने पत्र में कि मुझे बचपन से ही, हमेशा जब से वो हुई हैं बहुत जब से उन्होंने ध्यान भी शुरू किया होगा, ये सब जानना शुरू किया होगा, कहते हैं तभी से मैं औरों को देखना शुरू कर दी थी। वो एक उनका पिछले जन्म का शायद ज्ञान होगा उनके पास, जो उनको इस जन्म में भी आया है उनके साथ और वो बहुत आराम से औरा देख पाती थी। कहती जब मैं छोटी-सी बच्ची थी तो मैं सोचती थी जो मैं देख रही हूँ उसे सब लोग देख रहे होंगे। तो जब बच्चे थे तो उन्हें लगता था जो मुझे दिख रहा है वो सबको भी दिख रहा है, उन्हें नहीं पता था कि अच्छा सिर्फ़ उन्हें ही दिख रहा है। फिर उनको पता चलने लगा कि तब धीरे-धीरे उनको क्या लगता था जब वो किसी से कहती थी तो लोग उनको पागल कहने लगे, कि अच्छा ये तो पागल है ना? तो फिर उनको जब उनको ऐसा हुआ तब उन्हें पता चला अच्छा ये तो कुछ विशेष है उनके पास, सिर्फ़ वही देख सकती हैं, दूसरे को नहीं दिख रहा है ना? तब उन्होंने क्या करा कि उन्होंने ऐसा करा कि जो ये तरीका उन्होंने देखा है वो दूसरों को भी बताना शुरू करें। उनको लगा कि अच्छा कैसे दूसरे लोग भी देख सकें। तो उन्होंने क्या कहा कि क्या आपने कभी पेड़ों की लकड़ी पर जो पेड़ों की लकड़ी होती है ना, वो तो हम बचपन में जब हम छोटे थे तो हमने अगर किसी के पास बायो थी तो हम देख उसका एक पतला-सा हम अगर कुछ भी भाग लेते थे, लीफ लेते थे या कोई हम किसी की जो बाक होती है पेड़ का जो छाल होती है उसको लेकर के आते थे, तो उसमें हम रिंग्स देखते थे। लकड़ी पे कहीं पे आपने लकड़ी का जो देखा होगा कटी हुई लकड़ी होती है उसके ऊपर बहुत सारे रिंग जैसे दिखते हैं ना अंदर कटी हुई के पार्ट में। तो वो कहते हैं कि उसके अंदरूनी भाग की रेखाओं पर ध्यान दिया है उन वे उन वर्षों को जिनमें पेड़ जीवित रहा है इंगित करती है। तो जितने रिंग्स हैं उसके अंदर जो रिंग्स दिखते हैं कटी हुई लकड़ी के उसमें तने में, तो उतने ही पेड़ का जीवन रहा है। वो कितने वर्ष का है उससे मापा जा सकता है कि वो कितने पुराना वृक्ष है।
उसके कटे हुए जो तना है उसके रिंग्स में पता चलता है। तो कहते हैं कि आप फलहीन वर्षों और फलयुक्त वर्षों के बारे में बता सकते हैं कि कितने समय, ना ही उसका जीवन बता सकते हैं, कितना लंबा जीवन रहा है उस पेड़ का, बल्कि ये भी बता सकते हैं कि कितने समय तक वो फलहीन रहा है, कितने समय उसके पास उस वृक्ष के ऊपर फल आए हैं, ये सब भी बता सकते हैं उन रिंग्स को देख कर के। तो वो कहते हैं कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, कोई भी ऐसी पृथ्वी पे संपूर्ण सृष्टि में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके उसमें जो बिना चिन्ह के रहती है, सबके ऊपर कोई ना कोई चिन्ह रहता है, वो कहते हैं। हुँ? तो तो वो कहते हैं कि कुछ नहीं, एक बार मैं अपने पुराने चर्च, तो कहते हैं कि वो एक बार क्या होता है, चर्च के सामने जा रही होती है और वहाँ वो देखती हैं कि वो जो दुनिया के दूसरे लोग देख नहीं सकते थे, वो उन्होंने देखा उसके ऊपर। तो उन्होंने क्या देखा उस पुराने चर्च के पास? तो ये तो उन्होंने पेड़ की बात बताई, अभी वो चर्च की बात बता रही हैं कि कैसे उनको ये सारी चीज़ें वो देखती थीं और बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना, कोई लोग बहुत ऑब्जर्विंग होते हैं, बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, तो वो भी शायद उसी माइंड की थी। तो उन्होंने लकड़ी को देख कर के ये सारी चीज़ें जानी, धीरे-धीरे उस पे रिसर्च किया, हुँ? और वो जान पाई उन सारी चीज़ों में। अब वो बता रही कि चर्च की तरफ, वो एक तरफ से पुराने चर्च के पास से जा रही थी, तो उस जो पुराने चर्च की जो इमारत है, जो वो जगह थी, वहाँ पर उसके आस-पास में ना बहुत सुंदर प्रकाश था। उस पूरे इमारत के पास बहुत ही एक सुंदर सा प्रकाश निकल रहा था। यानी कि उस इमारत का, उस बिल्डिंग का वो ऑरा था। इस प्रकाश के आसपास भवन की आकृतियों का अनुगमन करती हुई महीन रेखाएँ थी। तो वो जो ऑरा दिख रहा था उसमें भी बहुत महीन, एकदम बारीक-सी रेखाएँ थी, लाइन्स थी उस ऑरा में, जैसे कि लकड़ी में होती हैं। तो कहती है मैंने रेखाओं को देखा और लोगों को उसके बारे में बताया। कहती है मैंने फिर उस बिल्डिंग, वो जो पुराना जो चर्च था, उस चर्च की जो बिल्डिंग थी उसके बारे में उन्होंने लोगों को बताया। वो बताती हैं कि वो 1 शताब्दी से भी ज़्यादा, 100 इयर्स से भी ज़्यादा पुराना वो चर्च है। उन्होंने वो रेखाएँ देख कर के, ऑरा में जो उनको रेखाएँ दिख रही थी उसको देख कर के वो बता पाईं। तो यहाँ पर वो बताती हैं कि एक क्रोएशिया जो जगह है, वहाँ पर वहाँ की राजधानी है जागरेब, वहाँ की उसके पास में एक और पुराना चर्च है और वो उस चर्च के बारे में भी वो बता रही हैं, दूसरा चर्च है, कि उस समय से वो भवनों के आस-पास रेखाओं को बताने में और ये कहने में सक्षम हो गई थी, बहुत ज़्यादा कुशल हो गई थी, बहुत एक्सपर्ट हो गई थी, कि वो कितनी पुरानी है। तो लोग उनके पास ना बिल्डिंग की एज पूछने के लिए आने लगे कि कितना है ये, कितनी एंशिएंट है ये, कितनी पुरानी है। तो एक बार वो एक चैपल, एक जो पुराना मठिया है, वहाँ पर एक ने पूछा उनके फ्रेंड ने कि वो कितना पुराना है? तो उन्होंने कहा कि मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। उस जो मठिया थी, वो एक चैपल था। अच्छा, चैपल कैसे, जहाँ पे प्रार्थना के लिए लोग एक छोटी जगह में एकत्रित होते हैं। तो वहाँ पे वो कहते हैं, उनके मित्र ने जब पूछा तो उनको कहती हैं कि मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, कुछ भी नहीं। उसके पास कोई लाइनें ही नहीं थी, कोई भी उसके ऑरा में एक भी लाइन नहीं थी, कोई रोशनी नहीं, प्रकाश ही नहीं था वहाँ पे। तो वो बताती हैं कि ये चैपल अभी तो 100 साल का हुआ नहीं, तो वो क्या 100 साल तक का जब तक नहीं है, तब तक वो ऑरा उतना विकसित नहीं होता है। तो वो कहती हैं कि वो उन्होंने बताया अपने मित्र को कि ये तो अभी 100 साल पुराना भी नहीं हुआ। इसीलिए उनको कोई लाइनें वहाँ की नहीं दिख रही थी उसमें। वो लाइफ जिससे वो लाइन का अनुमान लगा पाती थी, उन लाइनों से, वो वहाँ पे दिख ही नहीं रहा था, प्रकाश भी नहीं दिख रहा था। तो कहते हैं कि आप देखिए इस इमारत को भी की भी अपनी आत्मा होती है। तो हम सोचते हैं हमारी आत्मा होती है, लेकिन सबकी आत्मा होती है, सब में आत्मा है ना? और कितने समय से ये जीवित है, ये अनुमान उससे लगाया जा सकता है। वो आत्मा कब तक जीवित है, जैसे ही उसमें से भी आत्मा निकल जाती है, पेड़ सूखने लगता है, गिर जाता है ना? तो मैं लकड़ी, पेड़ों और घासों के मैदान और फूलों का प्रभामंडल देख सकती हूँ, उन्होंने बताया ये। तो वो जो लेडी हैं जिन्होंने अपने पत्र में ये बता रही हैं सारा, कि वो लकड़ी के देख सकती थी ऑरा, पेड़ों के ऑरा देख सकती थी, घास और वहाँ के जो फील्ड्स हैं, जैसे खेत हैं, उनके भी ऑरा देख सकती थी, फूलों के ऑरा देख सकती थी, उनके भी लाइफ बता सकती थी वो। और ये सारी कब देख पाती थी? सूर्यास्त के बाद। जब सूर्यास्त हो जाता है ना, उसके बाद वो विशेष स्तर से वो एक उनकी एथरिक बॉडी भी देख पाती थी। जैसे हमने जाना ना, एथरिक बॉडी हम कैसे देख सकते हैं? जब अंधेरा हो, है ना?
हमारा पीछे की तरफ से हमारे पीछे की तरफ पूरा अंधेरा हो तब हम एथरिक बॉडी देख सकते हैं। तो वो कहती हैं कि मैं इन सब की एथरिक बॉडी भी देख पाती थी। एथरिक प्रकाश कैसे? हल्की सी परंतु चमकदार जो रोशनी होती थी, वो सभी जीवित प्राणियों की आत्मा होती है। जैसे आपके कुत्ते के पास डॉग होता है, वैसे ही आपकी बिल्ली के आस-पास। हर किसी के पास ये एथरिक बॉडी है, हर किसी के पास। तो बस हमें प्रयास करना है और हमें देखने की करना है। तो कहते हैं कि आपने कभी चिड़िया को देखा है, जो वहाँ शाम को गाना गा रही है, कहीं पर आपने चिड़ियों की आवाज़ सुनी है ना? वो छोटी-सी चिड़िया के पीछे प्रकाश कई बार लगता है कि प्रकाश के फुहारे हैं, बहुत सुंदर लगता है। आप देखोगे अगर चिड़िया है, गाना गा रही है और कहीं पे से पी उसके सा पीछे से डार्क है और इस तरफ से प्रकाश आ रहा है तो आप देखोगे उसके पीछे एक ऑरा बन जाता है, वो दिखने लगता है ना? प्रकाश का फव्वारा फूटने लगता है। तो कभी आप ये चीज़ें कोशिश करिए देखने की। धीरे-धीरे जब आप कहीं पे बैठे हैं तो आप अगर खाली हैं तो आपका मन अपने आप से जब आप प्रयत्न करेंगे तो अपने आप से दृष्टि उस तरह से देखने लगती है। कुछ प्रयास नहीं करना पड़ता है, फिर समझ में आने लगता है। तो कहते हैं छोटा-सा प्रभामंडल अभी भी एक क्षण के लिए अ, ऐसे गायब हो जाता है ना? तो वो बताती हैं आगे इस तरह से वो कहती हैं कि बहुत सारी बातें उन्होंने सीखी, ऐसे धीरे-धीरे करते हुए, प्रैक्टिस करते-करते, एक चीज़ से दूसरे, दूसरे से तीसरे ऐसे उनको समझ में आने लगी ये चीज़ें। फिर कहती हैं जब वो एक बार 18 वर्ष की थी, तो वो अपना मिरर के सामने खड़ी थी, बहुत छोटी थी मतलब 18 वर्ष की थी तब नया-नया बड़े हो रही थी, तो वो मिरर के सामने थी और उस समय रात होने लग गई थी। है ना? और वो अपना बेड में जाने की तैयारी कर रही थी, रात हो गई। तो कमरे में वो कहती है अंधेरा था, लगभग से अंधेरा था और उनको तब ये सारी बातें नहीं पता थी, औरत के बारे में, एथनिक बॉडी क्या है, नहीं उनको पता था। तो कहती हैं कि वो जब वहाँ पर बस बेड में सोने जा रही थी, मिरर के सामने खड़ी थी, अपने को बस रात के लिए सोने की तैयारी कर रही थी। तब कहती हैं कि अचानक से उन्होंने देखा कि मैं लंबे सफ़ेद रात के नाइट गाउन में थी वो मतलब उन्होंने व्हाइट कलर का ही नाइट गाउन पहना था। तो हमने ये भी जाना ना एथनिक बॉडी को देखने के लिए हमें कैसे करना है, हमें औरत देखने के लिए कि हम जब लाइट बहुत लाइट कलर का कपड़ा पहनते हैं, अपनी बॉडी अ, हमने ये भी जाना कि जितना कम कपड़ा होगा उतना ही अच्छा होता है हमें अपना एथनिक बॉडी देखने के लिए। तो वही बता रही हूँ कि उस दिन इत्तेफ़ाक से उन्होंने एक बहुत लाइट कलर का व्हाइटिश कलर का उन्होंने गाउन पहना हुआ था और तभी क्या कहती हैं अचानक से उन्होंने अपने आप को उस मिरर में देखा और उन्होंने देखा कि उनके ऊपर आस-पास में एक बिल्कुल नीले कलर की ना सुनहरे रंग की ऐसे उनको लगा कि फ्लेम निकल रही है उनके उसमें से एक ज्वाला जैसी निकल रही है। तो प्रभा मंडल के बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं जानती थी उस समय ऑरा के बारे में नहीं जानती वो बहुत डर गई और चीखते हुए अपने मम्मी-पापा के पास गई, अपने माता-पिता के पास गई और बोली कि मैं जल रही हूँ। उनको लगा कि जो मिरर में देख रही है वो सत्य है, वो जल रही हैं उनको ऐसा लगा, ऐसा इस तरह से उनको लगा। क्योंकि वो उनके पास पहले से ही वो एक ज्ञान था, पिछले जन्म से आया हुआ एक ज्ञान था उनके पास, पर उनको तब तक पता नहीं था और जब उन्होंने देखा वो इतना क्लियर से उन्होंने देखा तो वो डर सी गईं। तो इससे क्या हुआ कि वो परेशान तो नहीं हुई, पर उन्होंने जानना शुरू करा कि ये है क्या? है ना? तो फिर उसके बाद उन्होंने ऐसे जब वहाँ पर लाइट जलाई और उन्होंने तब लाइट जलाई तो उन्हें कुछ भी नहीं दिखा। वहाँ पे लाइट जलाते ही वो एथरिक बॉडी नहीं देख पा रही थी, अपना ऑरा भी नहीं देख पा रही थी और एथरिक बॉडी भी नहीं देख पाई। तो उनको पता चला कि अ, उन्होंने जब अपने को सजीव सुनहरी ज्वालाओं के बीच में देखा, लेकिन जब उनकी जो हेल्प थी, उनकी जो केयर टेकर थी, तो कहती जब वो अंदर आई, तो वापस से जब उन्होंने उसका मिरर में देखा उसको, तो वो भी देख कर के वो चीख पड़ी और वो भाग गई वहाँ पर से। तो उसने देखा कि तब मुझे मैंने उस दूसरे प्राणियों में भी देखा था याद आया, परंतु मैं अम, अ, म अब उस अभी तक क्या हुआ था ये जो लेडी जो लिख रही हैं अपने उसमें, कहती कि उन्होंने दूसरों में देखा था, अपने में अभी तक उन्होंने नहीं देखा था। दूसरी जगह में उन्होंने एथनिक बॉडी देखी थी, दूसरों का उन्होंने वो रिंग्स देखे थे सबके, अपने अपना पहली बार वो देखी थी, इसीलिए वो डर गई थी। फिर अब वो मैं वास्तव में डर गई और कहते हैं मेरे पिताजी ने रोशनी बुझाई और जलाई, फिर बुझा दी, फिर जलाई। ऐसा करते हुए उन्होंने कई बार देखा कि जब वो बुझा रहे हैं तो देख रही हैं एथलीट जब जला रहे हैं तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो तब उन्होंने अनुभव किया कि इससे मुझे किसी भी तरह का नुकसान नहीं हो रहा है।
जब उन्होंने ऐसा समझ लिया कि अच्छा ऐसा कुछ भी नुकसान नहीं हो रहा है, तब वो जान पाई कि हाँ, ये ठीक है, ये मेरे शरीर को कुछ भी नहीं कर सकती है ना? तो इस तरह का उन्होंने अनुभव पाया और फिर कहती हैं कि क्या आप जानते हैं कि भय का अर्थ क्या है? तो वो कहते हैं, आगे वो बता रहे हैं, आपको पता है भय का अर्थ क्या है? फ़ियर का मतलब क्या है? फ़ियर के बारे में उन्होंने हमें पहले भी बहुत बताया है ना। तो कहते हैं कि वो बता रही हैं कि फ़ियर के बारे में बता रही हैं। अभी ये बहुत ही सुंदर है, मात्र 5 मिनट बने रहिएगा। तो वो बता रही हैं कि जब ना उन्होंने ये ऑरा देखना सीख लिया था, तो एक बार क्या हुआ कि बहुत लड़ाकू ऐसे बम गिराए जा रहे थे विमानों से, ऊपर जो फाइटर प्लेन्स थे उनसे बॉम्ब्स गिराए जा रहे थे नीचे। तो हमारे ऊपर से गुजरते हुए बम नीचे गिरते। अपने साथी लोगों के प्रभामंडलों को देखते हुए मैं अक्सर बहुत अधिक डर जाती थी। तो जो लोग ना ये ऑरा देखने लगते हैं, तो उनको ऑरा दिखता है, हर जगह दिखता है उनको, चाहे वो प्रयत्न करें या ना करें। तो उनके साथ भी ऐसा हो रहा था कि जब वो बॉम्ब गिर रहे थे, तो उनके जो साथी हैं, उनके ऑरा वो देख पा रही थी, जो नीचे उनके साथी। तो वो बहुत डरी हुई आत्माएँ थी। है ना? तो एक बार जब कहते हैं नाज़ी नाज़ी वो उनका वॉर जो हमने जाना है वो नाज़ी राज के अंतर्गत जेल में थी। तो यही जो लेडी हैं वो जो अपने लेटर में लिखी वो उस समय जेल में थी। तो कहती मैं अपने मृत्यु के लिए 10 किए हुए कंडेम्न्ड जो थे कंडेम्न्ड कोर्ट में उनके साथ वो उस सेल में थी। तो देखती हैं कि उस सेल के और भी जो लोग थे वहाँ पर वो मुझे प्रताड़ना बहुत ज़्यादा उनको ना ऐसे उम, डराने की कोशिश कर रहे थे जो जेलर वग़ैरह थे जो वहाँ पर, तो उनको बहुत ज़्यादा क्योंकि उनको लगता था कि इसको पता है, बहुत कुछ पता है, इसके पास बहुत सारा सूचनाएँ हैं और वो उस उनसे निकलवाना चाह रहे थे इन लेडी से। तो कहते हैं मैंने दूसरे लोगों जिनको प्रतनाएँ दी जा रही थी कि प्रभामंडलों को देखा, ये भयानक था। तो कहती हैं कि उनको तो कुछ नहीं हो रहा था क्योंकि वो समझ चुकी थी अभी तक, लेकिन जो दूसरे थे जिनको वो इस तरह से परेशान किया जा रहा था, उनकी जो ऑरा थे वो बहुत ज़्यादा भयानक था। वो शरीर के पास इतना पास में था और इतना हल्का था कि बिना किसी वास्तविक प्रकाश के लगभग गायब होता हुआ। कुछ था ही नहीं, प्रकाश नाम की चीज़ ही नहीं थी उनके ऑरा में। इतना डरा हुआ जब ऑरा होता है, तो प्रकाश होता ही नहीं है लगभग कहती थी। लगभग मरता हुआ, बिल्कुल जैसे खत्म हो गया उनके अंदर का प्रकाश। और उससे भी ज़्यादा खराब जब मैंने मरते हुए लोगों को की प्रताड़ना को पीड़ा की चीखें सुनी, तो कहती है प्रभामंडल खुद ब खुद हिलने लगा। तो इस तरह से वो जो ऑरा था वो स्थिर नहीं था उनका, जब उनको लगा कि हम मरने वाले हैं, ऐसे लोग जो थे वहाँ पे जेल में, तो उनका जो ऑरा था वो अपने आप ही हिलने लग गया था। मतलब वो भी बॉडी में भी स्थिर नहीं था वो। इस तरह का ऑरा था उनका। तो कहते हैं कि मेरे अंदर कुछ चीज़ उठी, तब क्या हुआ, जब वो इस तरह से देखने लगी तो वो और उनके अंदर उन लोगों को मदद करने का आया और वो कहते हैं कि उनके अंदर एक पवित्र शक्ति जैसी कुछ चीज़ उठी। और वो पवित्र धार्मिक ग्रंथों में उन्होंने जैसे कहा है कि नहीं लिखा है, केवल उन लोगों से डरो जो आत्मा का हनन करते हैं। तो ऐसे बहुत जगह उन्होंने भी पढ़ा है, जैसे हमने भी पढ़ा है कई और पुस्तक में कि हमें किससे डरना है? उन लोगों से डरो जो आत्मा का हनन करते हैं, जो आत्मा को कुछ कष्ट पहुँचा सकते हैं, उनसे हमें डरना चाहिए। हमें उन लोगों से नहीं डरना चाहिए जो केवल शरीर की हत्या कर सकते हैं। शरीर तो एक नश्वर है, कभी ना कभी तो खत्म होना है। कहते हैं हमें सिर्फ़ उनसे डरना चाहिए जो आत्माओं को हनन करते हैं और किसी चीज़ से नहीं। ऐसा उनको याद आया, ये एक शक्ति के रूप में उनके अंदर आया ज्ञान उस समय। और कहती हैं मैंने ध्यान केंद्रित करना और दूसरे लोगों को प्रसन्न करने का प्रयास करना शुरू किया। तो कहती हैं वो मैं अपने बारे में तो भूल गई कि मैं भी एक कंडेम्न्ड हूँ यहाँ पे, मुझे भी यहाँ बाँध कर रखा है। कहती हैं उस समय उन्होंने ध्यान केंद्रित यानी कि ध्यान में बैठना शुरू किया और उन्होंने ये सोचना शुरू की कि कैसे वो दूसरे जो यहाँ और बाकी लोग हैं इतने डरे हुए हैं, उनको कैसे प्रसन्न करूँ मैं? कैसे उनमें प्रसन्नता लाऊँ? ये बता सकूँ कि आत्मा तुम्हारी हमेशा है, नश्वर कभी भी मतलब नश्वर नहीं है आत्मा, है ना? तो सिर्फ़ शरीर नश्वर है, हमेशा के लिए। तो वो कहते हैं कि मैंने ऐसा प्रयत्न करना शुरू किया और मैंने अपने आप को और अधिक स्वस्थ महसूस किया। तो कहते हैं जैसे ही मैंने ऐसा करना शुरू किया, मैं भी बहुत स्वस्थ होने लग गई। और इस कार में एक दूसरी औरत थी, वो भी उनकी सहायता करने के लिए आ गई। और फिर उसके बाद उन्होंने क्या करा, उन्होंने तय किया कि बंदियों के परकोष्ठ में प्रसन्नता की आवाज़ें न लगाने लगे। वो लोग प्रसन्नता से मतलब वो गाने नाचने लगे खुद दोनों जने और उनको देख-देख कर के बाकी लोग भी गाने सुनने लगे। मतलब वो उस तरह की गाने गाने लगे जो उनमें हिम्मत लाने लगे, उनको बताने लगे कि नहीं तुम्हारा कुछ भी नहीं कर सकते ये लोग, कुछ नहीं कर सकते।
तो बाद में क्या हुआ ना मास्टर्स, कि वो जेल में जितने भी कैदी वगैरह थे वो बहुत गुनगुनाने लगे, हंसने खेलने लगे, उन्हें डर खत्म हो गया, अंदर उनके मृत्यु का डर खत्म हो गया। और इस कारण जो वहां के जेलर वगैरह थे वो उनको बहुत गुस्सा हो गया कि अच्छा इसने तो यहाँ का माहौल ही बदल दिया, कोई डर ही नहीं रहा उनसे, कुछ भी नहीं हो रहा, और उनको बाहर निकाल करके फेंक दिया जेल से। तो वो कहती है कि इस तरह से मुझे तो बाहर निकाल दिया और बाकी लोगों में भी हिम्मत आ गई। तो इस तरह से वो ऑरा के बारे में बता रही है कि किस तरह से हमारा ऑरा, हम मतलब कितने इफेक्टेड होते हैं, कितना हमें पता चलता है। अगर हम किसी का ऑरा जान देखना सीख जाए तो हमें ये सारी चीजें पता चलती है कि वाकई में ये बंदा खुश है कि नहीं है, इसके अंदर क्या चल रहा है, सब चीजें पता चलने लगती है। तो कहती है यदि मैंने भय को, आतंक को स्थान दिया होता तो मेरे सारे साथी भी मारे गए होते और मैं भी मारी गई होती। तो इस तरह से उन्होंने बताया है कि पश्चिम में हम लोग जो हैं, वेस्ट में हम यूरोपियन लोग को, खास करके यूरोपियन जो कि फार ईस्ट है, ये लोगों को काफी कुछ सीखना है, बहुत कुछ सीखना है हमें। वो बता रही है हमको अपनी कल्पनाओं को जीतना और भयों को पार लगाना है, हमें फियर को विन करना है, फियर से ऊपर उठना है, हमें भय को पार लगाना है और अपनी कल्पनाओं, हम कैसे और ज्यादा कल्पना करना सीखे, सुंदर कल्पनाएं करना सीखें, अपनी कल्पनाओं को जीतना सीखना है। कहती हैं कि और मैं जैसा इसको देखती हूँ, पश्चिम लोगों का प्रभामंडल काफी कपकपाता है। वो कहती हैं जो वेस्टर्न में है ना, पश्चिम में है, उनका जो प्रभामंडल है बहुत कपकपाता है। क्यों कपकपाता है? क्योंकि वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, अपने उनके जो अंदर वो शांत नहीं रहते हैं। कई बार वो लोग किसी से बात करने के लिए भी उनको परमिशन चाहिए होती है, उनको अपॉइंटमेंट चाहिए होते हैं अपनी फैमिली से मिलने के लिए। पश्चिम में बहुत लोग होते हैं, उनका प्रभामंडल बहुत कपकपाता होता है, क्योंकि उनके अंदर बहुत ज्यादा डर है। और खास करके इसलिए भी है क्योंकि नॉन वेजिटेरियन होते हैं ज्यादातर, और नॉन वेजिटेरियन का असर हमने जाना है क्या होता है नॉन वेज खाना, है ना। तो इस तरह से मास्टर्स वो हमें बता रही हैं कि जब तक कि लोगों के प्रभामंडल दूषित होते हैं, तो हिटलर अगर है ना, हिटलर को भी वो कहते हैं कि वो भी प्रभावित नहीं कर सकते थे। अगर हम किसी का प्रभामंडल देखें और हम निर्णय कर लें अपनी कल्पनाओं से, हम जिस तरह से उन्होंने दूसरों की मदद करी, हम भी मदद कर सकते हैं। तो कहते हैं कि अभी आप ये थक गए होंगे ना, इतना मैं बता रहा हूँ प्रभामंडल के बारे में और सब चीजों में, आप थक गए होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आपके पास 2 मिनट और हैं तो कहते हैं मैं ये बताना चाहूंगा कि ये आगे के बारे में बताते हैं कि हम अगले पाठ में क्या करना चाहें, सीखेंगे। कहते हैं इसीलिए जो एक विशेष पाठ को, है ना, की टिप्पणी के साथ समाप्त करेंगे कि युगोस्लाविया की इस अत्यंत प्रतिभावान महिला ने जो देखा है, आप भी अभ्यास के साथ, धीरज और आशा के साथ देख सकते हैं। ध्यान रखिए, आज का मैसेज यही है हमारे लिए कि जैसा वो देख पाती हैं, हम भी अगर अभ्यास करें, धीरज रखें, आराम से, है ना, कि हम करेंगे, प्रैक्टिस करते रहें, आशा करें, तो हम भी एक ना एक दिन जरूर देख सकते हैं। कहते हैं रोम एक दिन में नहीं बना था, हथेलियों पे सरसों नहीं जमती और डॉक्टर वकील रातों रात नहीं बनते हैं, हमें याद रखना है ये। इसीलिए हमें अध्ययन करना पड़ता है ना, इसके लिए हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है और लगातार मेहनत करनी पड़ती है मास्टर्स। बस हमें ओवरलोड नहीं रखना है, मध्यम हाथ रखना है, सब कुछ बैलेंस करते हुए चलना है। थैंक यू सो मच मास्टर्स मुझे सुनने के लिए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।